नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूं नीलू व्यास। मायावती, बीएसपी चीफ मायावती और राहुल गांधी के बीच में जुबानी जंग तेज हो गई है। राहुल गांधी इस समय आजकल 2 दिन के दौरे पर हैं रायबरेली में, और कल भी उन्होंने अपने इंटरैक्शंस में ये बात कही कि अगर बहन जी चुनाव साथ में लड़ी होती तो फिर बीजेपी कभी भी सत्ता में नहीं आ सकती थी। और उन्होंने ये बात करते करते उन्होंने ये कहा कि मुझे यही शिकायत है कि बहन जी चुनाव ठीक से क्यों नहीं लड़ती। उसके बाद आज मायावती ने वापस उसको लेकर अपना रिस्पांस दिया है। उन्होंने कहा है कि जो कांग्रेस है वो तो दिल्ली के चुनाव में बीजेपी की बी टीम बनकर चुनाव लड़ रही थी, और उन्होंने इस तरीके की बातें कहते हुए राहुल गांधी और कांग्रेस दोनों के ऊपर एक तरीके से हमला किया है। और उनका ट्वीट अगर आप ध्यान से देखें तो उन्होंने ये लिखा है कि इस पार्टी में सर्वे सर्वा श्री राहुल गांधी को किसी भी मामले में दूसरों पर, वह खासकर बीएसपी की प्रमुख पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में भी जरूर झांक कर देखना चाहिए, तो ये बेहतर होगा। उनको यही सलाह है। और उन्होंने यही कहा है कि इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए राहुल गांधी को, और ये नहीं बोलना चाहिए और उंगलियां उठानी चाहिए जिस तरह से उन्होंने उंगलियां उठाई हैं। अब जाहिर सी बात है कि ये पूरी जो कवायद है ये दलित वोट बैंक को लेकर है। राहुल गांधी इस समय कास्ट सेंसस और 50% आरक्षण, 50% के ऊपर के आरक्षण की बात कर रहे हैं, दलितों से संवाद कर रहे हैं। अभी बीच में भी उन्होंने दलित इन्फ्लुएंसर से काफी बातचीत की थी। तो मायावती इस समय काफी डरी हुई हैं, और वो एक तरीके से अपने रिस्पांस के जरिए ये बता रही हैं कि राहुल गांधी के किसी भी ऑफर को हम ठुकरा देंगे, क्योंकि कल राहुल गांधी ने कहा कि हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, वो जब भी आना चाहे तो इंडिया अलायंस का हिस्सा बन सकती है। लेकिन आज लिखकर क्या मायावती ने ये दरवाजे बंद कर दिए हैं? क्या उन्होंने सोच लिया है कि अब वो इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं बनेंगी कभी भी? और ये जो जंग है ये इस समय इतनी तेज क्यों हुई है राहुल गांधी और मायावती के बीच में? हमारे साथ 3 वरिष्ठ मेहमान हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवाती हूँ। अरुण खोटे साहब हैं जो कि दलित विचारक हैं। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। संजीव सिंह यूपी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। संजीव जी, आपका स्वागत है। और हमारे वरिष्ठ पत्रकार फेडरल देश के ललित राय हमारे साथ हैं। ललित, आपका भी स्वागत है। आज की चर्चा में अरुण खोटे से शुरू करती हूँ कि अरुण जी, ये जो जुबानी जंग राहुल और मायावती के बीच में दिख रही है, इसकी टाइमिंग को लेकर क्या कहेंगे? और जो राहुल और जिस तरीके की बयानबाजी देखी जा रही है उससे क्या लगता है आपको? जी। देखिए, एक बात तो समझने की जो जरूरी है वो ये है कि जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, चाहे वो बसपा ही क्यों ना हो, वो अंततः कांग्रेस के वोट बैंक से बनी हुई पार्टियां हैं। और इसलिए सभी क्षेत्रीय पार्टियों को ये डर लगता है कि अगर कांग्रेस मजबूत होती है तो उनके खुद के वजूद के ऊपर सवाल खड़ा होता है। पहली बात तो ये है। तो मायावती जी का ये रिएक्शन जरूर आया है, लेकिन क्या उन्होंने इसका कुछ तफसील तफसील से बयान किया है कि आखिर कांग्रेस के साथ ना आने के पीछे कारण क्या है? देखिए, इस समय देश की जो स्थिति है वो सत्ता हथियाने या सरकारें बदलने की सीमा तक नहीं रह गई है। अब जिस तरह की सांप्रदायिकता और जिस तरह का फासीवाद तेजी से बढ़ गया है, वो उस मुकाम में पहुंच गया जहां अब आपको सरकारें बदलने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि पूरे सिस्टम को ही जिस तरह से पूरा सांप्रदायिकरण कर दिया गया है, पूरा भगवाकरण कर दिया गया है, उसके बाद अगर सरकारें बदल भी जाए, लोग इंडिया गठबंधन के बारे में कहते हैं या कांग्रेस के बारे में बोलते हैं कि वो सत्ता पे आ जाएंगे तो चीजों को बदल लेंगे, मुझे नहीं लगता है कि वो वैसा कर पाएंगे। तो एक बड़ी लड़ाई की बात है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि राहुल ने जो कहा उसको लेकर के बहुत तरह के बयान आ रहे हैं। मुझे लगता है वो राहुल की एक बहुत जेन्युइन सी पीड़ा थी, और शायद अभी इस देश में राहुल जैसे बहुत चंद लोग हैं जो ये देख पा रहे हैं कि लड़ाई बहुत लंबी है। अब उसमें छत्रपों के सामने अपने खुद का वजूद का संकट है। लेकिन बड़ी परेशानी यह है कि यदि ये जो स्थितियां बन रही हैं या बन चुकी हैं, फासीवाद आ नहीं रहा, फासीवाद इस देश में है, तो निश्चित तौर पे ये छत्र भी खत्म हो जाएंगे। बीजेपी की परेशानी यह है कि वो निरंतर एक तीसरी पार्टी को अपने और कांग्रेस के बीच में रखना चाहती है। यही काम दिल्ली में हुआ है और यही काम वो यूपी में भी करना चाहते हैं। अभी हाल ही में मेरे एक बहुत सीनियर मोस्ट लीडर थे बीजेपी के, उनसे बातचीत हो रही थी, तो बोल रहे थे कि देखो, अंदर की बात तो ये है कि ऐसा भी हो सकता है कि अगर अखिलेश ये हाँ कह दे कि यूपी में वो कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो
तो बीजेपी उनको एक तरह से अभयदान दे देगी और उनको सरकार भी बनाने देगी, जो नई परिस्थितियां आ रही हैं। सवाल यह है कि बसपा की तरफ से अभी तक कोई स्पष्ट रूप से ये नहीं आ पा रहा है कि अगर वो महागठबंधन में या इंडिया गठबंधन में नहीं गए तो क्यों नहीं गए, और अभी फ्यूचर लाइन जो है, भविष्य की क्या योजना है, बसपा क्या करना चाहती है, ये बिल्कुल भी खुल कर नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कांग्रेस या बाकी की चिंता करने के बजाय बसपा के सामने बड़ा सवाल यह है कि वो अपने वोट बैंक को मैसेज क्या देना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी दलितों का जो के अंदर जो चल रहा है उसमें बड़े तौर पे ये स्पष्ट तौर पे उन्हें दिखने लगा। देखिए, अंदर से ये दिख रहा है कि अभी दलितों के अलग अलग जगह नए सिरे से नई तरह की एक गोलबंदी शुरू हो गई है। ये सामाजिक क्षेत्र के आंदोलनों के बीच में भी है और जो छोटी छोटी राजनीतिक शक्तियां हैं उनके बीच में भी हो रही है। तो मुझे लगता है इसके पहले पूरा मामला दरकिनार हो जाए, मुझे लगता है बहुत जरूरी है बसपा के लिए कि अपना फ्यूचर प्लान एक कंप्लीट सामने लाके रखना कि अगले 10 साल में या आने वाले 25 साल में उन्हें क्या करना है, और उन्होंने जो पोजीशनिंग लिया वो सही है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि निरंतर बसपा का एकला चलो की राय के चलते निरंतर ये हो रहा है, उसका क्षरण होता चला जा रहा है। और अब क्षरण की जो स्थिति है, अगर बसपा ने सही समय में नहीं सोचा तो उसके लिए परेशानी होगी। लेकिन नहीं, आज अरुण जो जी, सभी अरुण जी, एक चीज और भी है कि इस समय बसपा क्या अपनी फ्यूचर प्लानिंग कर कैसे रही है, क्योंकि कई लोगों को ये पता है कि भाई मायावती इस समय एक्टिव ज्यादा नजर नहीं आ रही है। बीच में ये भी खबर आई थी कि जो उनके भतीजे हैं, जो नेव्यू हैं आकाश आनंद, उनके हाथों में उन्होंने बागडोर सौंपने की कोशिश की थी, लेकिन फिर वो वापस लेना पड़ा क्योंकि उन्होंने कुछ उलझुल बयान दे दिया था। आखिर बीएसपी में इस समय कौन है ड्राइवर सीट में? क्या केवल और केवल मायावती ही इस समय पार्टी चला रही हैं, या कुछ और नई ताकतें भी आपको पार्टी में दिख रही हैं? क्योंकि वो रिजुविनेट आप की बात कर रही थी मायावती पहले। जी। नहीं, अभी बिल्कुल सुप्तावस्था में दिख रही है। आप सोचिए ना, राहुल गांधी के बयान के बाद रिस्पॉन्ड करने कौन आया? जो सतीश मिश्रा कंप्लीट साइडलाइन हो चुके थे, वो दोबारा सामने आए और उन्होंने ही पूरा कमान संभाली। तो ये बताता है कि अभी बसपा के अंदर जो उनकी एक कैटेगरी की लीडरशिप थी वो ही कंप्लीटली शांत है। मुझे बताइए, बसपा में जो मायावती के बाद की लीडरशिप के जो लोग हैं, क्या उनमें से कोई हमलावर हुआ इस बात को लेकर के राहुल गांधी की? या आप एक व्यापक दलितों के जो अलग अलग जो नेतृत्व के लोग हैं, जो लीडरशिप के लोग हैं, उनकी तरफ से ऐसा कुछ आया? एक एक टीम है आईटी सेल की जो बीजेपी की है, या कुछ इसी तरह के स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं जो सोशल मीडिया में इस बात को लेकर के बहुत मुद्दा बना रहे हैं। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने भी अगर ऐसा कहा है तो राहुल गांधी के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी आती है कि वो ये तो बताया उन्होंने यूपी में क्या किया। हम तो नहीं देख पा रहे हैं कि अगर दलित वोट बैंक से ही, हम मुझको याद है ये बात 2013 की है, मुझी से उन्होंने कहा था कि ऐसा है, मैं 2014 का प्राइम मिनिस्टर बनने की तैयारी में नहीं हूं, मैं 2019 में भी नहीं होऊंगा, लेकिन 2024 में होऊंगा प्रोवाइडेड मुझे माइनॉरिटी और दलितों के जो ट्रेडिशनल वोट बैंक हमारा था वो मैं वापस ले आऊं। तो सवाल यह है उन्होंने क्या किया है? सब रिचुअलिस्टिक चीजें हो रही है, कोई गंभीर चीज तो होते नहीं दिख रही है। मैं तमाम सारे यूपी कांग्रेस के लीडर से मेरे अच्छे संबंध है, मेरी सभी से बातचीत होती रहती है। तो अभी इसको हमें ब्रॉडर स्वरूप में देखना होगा। यदि राहुल वाकई गंभीर हैं तो उनको भी एक प्लान अनफोल्ड करना होगा जो मायावती को भी ये विश्वास दे सके कि हम लोग मिल करके एक बड़े काम के लिए आगे जा रहे हैं, ना कि एक दूसरे के वोट बैंक को काटने के लिए। नीलू जी। जी। अब मैं संजीव जी के पास आती हूँ कि संजीव जी, ये जो जुबानी जंग राहुल बनाम मायावती की दिख रही है, और कल एक तरीके से राहुल गांधी का अगर बयान देखें तो उन्होंने कहा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मायावती ठीक से चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाह रही है। साथ में उन्होंने ये भी ऑफर दिया कि भाई हमारे दरवाजे खुले हुए हैं इंडिया अलायंस में, अगर वो आना चाहे तो वो आ सकती है। लेकिन आज राहुल गांधी के उस ऑफर को उन्होंने एक तरीके से ठुकरा दिया, और अगर बिल्कुल साफ शब्दों में कहें तो उसको, उस दरवाजे को उन्होंने बंद कर दिया है। अब ये क्या वाकई में एक हैंडीकैप है कांग्रेस के लिए, क्योंकि अभी 2027 में यूपी में चुनाव है? जी। नीलू जी, अभी बिल्कुल हमारे पूर्व के वक्ता साथी श्री खोटे साहब जो बातें कह रहे थे, देखो सच्चाई ये है कि जो बामसेफ से निकला, जो वैचारिक बाबा साहब अम्बेडकर की सोच से जो निकला ये
संगठन फिर दल बना बहुजन समाज पार्टी, मान्यवर कांसीराम जिन विचारों को लेकर के चले बाबा साहब, तो आंदोलन से लेकर के पार्टी तक की जो सोच थी बहुजन के लिए जो थी, वो तब तक ज्यादा प्रभावी थी जब तक मायावती जी उत्तर प्रदेश में पहली बार 2002 में सत्ता में। आपने देखा, और उसके पहले भी जब प्रयोग हुए थे, जब सपा बसपा के प्रयोग हुए थे मान्यवर साहब, और उसके बाद मुलायम सिंह यादव जी लेकर के जब यूपी में बाबरी डिमालिश हुई थी तो 92-93 में, उस समय भी एक गठबंधन, लेकिन वो किसी कारणवश सपा और बसपा की जो अंदरूनी चीजें चली। राहुल गांधी जी जो बातें कह रहे हैं, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश में दलितों का एक जो बड़ा चंक है, और पूरे इधर यहां से लेकर के जो नॉर्थ इंडिया की राजनीति में जो यूपी में, मध्य प्रदेश, बिहार से लेते हुए और आपके महाराष्ट्र तक इधर जाता है, आज वो आप देखिए पिछले 2 चुनावों में, चाहे 2019 के चुनाव की बात करें या 2024 के लोकसभा के चुनाव की बात करें, वो दलित वोट किस तरह से भारतीय जनता पार्टी बिखेर दे रही है। और इसको लेकर के चूंकि 2019 के बाद 2024 में इसकी संभावनाएं ज्यादा हो गई थी, इसलिए राहुल गांधी जी ने इस बात को कहा कल रायबरेली में कि अगर मिलकर के लड़े होते तो आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में न होती। अब दूसरी बात है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में न होती तो बहुजन समाजवादी पार्टी को क्या ऐसा कुछ देना चाहिए जो अभी आपके डिबेट में निकल करके आया। देखिए, 2-3 चीजें भी दिल्ली के चुनाव को लेकर के कहा गया। एक मजबूत उदाहरण देता हूं, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पार्टी के इसी जो है वामसेफ आंदोलन से निकले हुए राजेंद्र पाल गौतम जी मंत्री भी थे। आपको अच्छी तरह ख्याल होगा कि बाबा साहब अम्बेडकर की 22 वो प्रतिज्ञाओं को उन्होंने जब दोहराने का काम किया तो भाजपा तो विरोध कर ही रही थी, लेकिन साथ में अरविंद केजरीवाल और उनके दल के लोगों ने उनका साथ नहीं दिया। राजेंद्र पाल गौतम फिर कांग्रेस में आए। तो कहीं ना कहीं एक बड़े चेहरे को जो दिल्ली में राजेंद्र पाल गौतम से लेकर के प्रयागराज में ऐसी मीटिंगें हुई, फिर पटना में हुई, तो एक चीजें तो लग रही हैं कि राहुल गांधी जो आरक्षण पे बात कर रहे हैं, जो जाति जनगणना पे बात कर रहे हैं और बहुजन समाज के विकास की और उसके उनके लोगों की बात कर रहे हैं, वो बातें तो सही कर रहे हैं, लेकिन उसमें चेहरा कौन बने। एक पैन इंडिया आज अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसमें मानने में कोई बुराई नहीं है कि मायावती जी ये चेहरा है, लेकिन वो मायावती जी के चेहरे पे बहुजन निराश हो रहा है। तमाम ऐसे विधानसभाओं के चुनाव देख लीजिए, लोकसभा की जिस तरह, तो उस पे राहुल गांधी जी की जो सोच है उस पे कांग्रेस पार्टी चूंकि पुराना, अगर आप देखें तो जिस तरह से चाहे आरक्षण की बातें कह लें, चाहे दलितों और पिछड़ों के लिए जो कांग्रेस ने जो किया, और मैं बहुत पीछे नहीं जाना चाहता हूं आज की वर्तमान स्थिति में कि पार्टियों को जो संघर्ष दिखता है क्षेत्रीय दल के रूप में भी, जो लोग मुझे लगता है कि आरएसएस और भाजपा की विरोधी सोच के लोग हैं, जो संविधान के और लोकतंत्र के लोग रहनुमाई करते हैं, आज इस देश का संविधान सुरक्षित रहेगा कि नहीं। क्योंकि जिस तरह से फासिस्ट ताकत लगातार अपने पैर पसारते जा रही है, वो तो ये दिन दिख रहा है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी संघर्ष करते हुए कहीं अकेली न रह जाए। क्योंकि जिस तरह से इन दलों में अंदरूनी अपनी छटपटाहट है कि हमारा वर्चस्व रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि उनका मतदाता उनका साथ नीलू जी नहीं दे रहा है। इसलिए नहीं दे रहा है कि उसके नेता उसकी सोच के अनुसार नहीं चल रहे। उसकी सोच क्या, जो उसकी वैचार की थी, जो अम्बेडकर राइट था उसकी वैचार की थी। तो ये हताशा और ज्यादा जब ग्रसित होगी बहुजन समाज के जो भी विचारक हैं, जो भी उसमें जो कार्यकर्ता हैं, तो कहाँ जाएगा इनका वोट बैंक। इसको लेकर के, और कहीं ना कहीं जो एक तरफ आप देखिए, केवल संघियों की बात मैं नहीं करता हूं, आज आरएसएस में या भारतीय जनता पार्टी में 4 प्रकार के संघी हैं। वो मुसंघी भी हैं जो मुसलमानों में संघी हैं, वो दलित संघी भी हैं जो दलितों में संघी हैं, और भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को अपने पास एक पुतले के रूप में खड़ी कर रही है। जब वो हमला होता है तो पता चलता है उनको आगे कर देती है। आज देखिए, अभी आपने कहा कि मायावती जी पे हमला, मान लीजिए अगर राहुल गांधी जी ने एक हमला, तो भी शब्द बुरा होगा, एक सुझाव बस रखा कि अगर आप लोकसभा का चुनाव मिलकर के लड़ती तो नहीं, लेकिन वो आपको क्यों लगता है संजीव जी कि वो सुझाव से ही इतना ज्यादा तिलमिला गई मायावती, और आज इस तरीके की बयानबाजी वो कर गई, क्यों इतनी तिलमिलाहट क्यों? देखिए, तिलमिलाहट होने का सवाल है, क्योंकि उनके भतीजे ने भी कोई गलत बात नहीं कही थी। दरअसल क्या है कि मायावती जी जो उनके जो तमाम भारतीय जनता पार्टी के पास जो उनकी फाइलें पड़ी हुई हैं, उनके परिवार की फाइलें पड़ी हुई हैं भ्रष्टाचार से संबंधित, सबसे बड़ा मसला वो है कि मायावती जी आज संघर्ष के मुद्दा में नहीं है। वो केवल अपने उस पुराने
मैं पाप शब्द इस्तेमाल करूंगा, सत्ता में रहते जो किया था उसको बचाने के लिए ऐसी चीजें कर रही है। वैचारिकी के स्तर पर मायावती जी को सोचना चाहिए कि आखिर वो विचारधारा जो कांसीराम जी लेके चले, आज उस पर अब कहाँ चल रही है। और इसीलिए राहुल गांधी जी ने जब इस पे बात को उठाया तो आपने देखा हमला कौन कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी हमला कर रही है, जेडीयू हमला कर रही है। ये लोग क्यों हमला कर रहे हैं? क्योंकि इनको ये डर दिख रहा है कि अगर मायावती जी कांग्रेस के साथ मिलकर के चुनाव, इंडिया गठबंधन में आकर के चुनाव लड़ती हैं, तो आप मान के चलिए कि पूरा समीकरण पूरे हिंदुस्तान में मतलब बदल जाएगा। और इसको लेकर के राहुल गांधी जी जो लगातार जो यात्राएं की, उस समय भी यही कहा ना कि न्याय यात्रा है, संविधान बचाओ यात्रा है, और उसको लेकर के आज भी उसी लाइन पर अपनी बात कर रहे हैं। और बिल्कुल उन्होंने जो कहा कि मुझे प्रधानमंत्री बनने के रेस में नहीं हूं, मायावती जी को तमाम ऑफर किए गए, लेकिन आज एक आरोप और लगाया संजीव जी, उन्होंने ये कहा है कि जिन राज्यों में कांग्रेस मजबूत होती है वहां पर वो बीएसपी को अकोमोडेट नहीं करना चाहती है। अब यूपी में कमजोर है इसलिए वो चाहती है कि बीएसपी उसके साथ आ जाए। अब इस तरीके की बातें भी वो कर रही है, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है तरीके से कांग्रेस के ऊपर जी, ऐसी बात नहीं है, बात नहीं है। जब ऐसी बात नहीं, भी अभी तो पिछले 3-4 राज्यों के चुनाव हुए, मायावती जी का स्टैंड क्यों, आपने खुद भी देखा, वो मध्य प्रदेश का चुनाव देख लीजिए, चाहे उसके बाद अभी अर्लियस्ट जो है महाराष्ट्र के चुनाव को देख लीजिए। दरअसल जो बातें हैं कि मायावती जी के सामने सबसे बड़ा संकट यही है, वैचारिकी का संकट नहीं है, वो व्यक्तिगत संकट है। और उस व्यक्तिगत संकट से मायावती जी जब तक नहीं निकलेंगी, जब तक डर के चलेंगे, उनका संगठन जिस तरह से त्रिण करके टूट रहा है और जिस तरह से पार्टी उनकी कमजोर बनती जा रही है, तो कोई भी कार्यकर्ता या कोई भी जो विचारधारा से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है, वो विचारधारा का बंधुआ होता है नीलू जी, चेहरे का बंधुआ नहीं होता। और ये मायावती जी को समझना चाहिए। आखिर उनके पास उनका कार्यकर्ता जो राहुल गांधी बात कह रहे हैं, और मैंने फिर दोबारा इस बात को कहूंगा कि प्रयागराज में, पटना में ऐसी बैठकें हुई, कौन लोग आए थे? कांग्रेस पार्टी के नेताओं को वहां तवज्जो नहीं थी। जो दलित शोषित समाज के जो चिंतक थे, जो विचारक थे, उन लोगों ने उस मंच पे राहुल गांधी को बयार पे बात रखी। तो मायावती जो काम कर सकती थी, वो काम तो आज हो नहीं रहा है। आज जो दलित बौद्धिक चिंतक जो वो काम देखते हुए राहुल गांधी को देखते हुए कह रहे हैं, तो इसलिए मायावती जी को ये डर है, मायावती जी को डर है कि अगर हम कांग्रेस के साथ जाएंगे तो कहीं हमारे दल का अस्तित्व क्या होगा। लेकिन आज जो अस्तित्व, वो देश का अस्तित्व खतरे पे है, देश का संविधान खतरे पे है, डेमोक्रेसी खतरे पे है। और जिस तरह से दलितों पे हमले हो रहे हैं, आप मायावती जी उस पर चुप्पी साध लेती हैं। मध्य प्रदेश में हुआ, अभी दलित के साथ पेशाब करने की घटना हुई, क्या कुछ नहीं हुआ? उत्तर प्रदेश में लगातार हमले हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी की बैकबोन बन के काम कर रही है, वो दलित विचारक भी चिंतित हैं, दलित जो हमारा समर्थक है बसपा का, वो भी चिंतित है। और इसलिए उस वोट बैंक को आप लगातार टूटते हुए देख रहे हैं। राहुल गांधी उसको बचाने की बात कह रहे हैं, और इसलिए कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर मायावती जी अपने जो समर्थक हैं उनकी सोच के साथ इंडिया गठबंधन के साथ आएंगी, और कांग्रेस का हित तो बहुत बड़ा रहा है। मैं इस बात को कहना चाहता हूँ, कांग्रेस कम से कम इतना सम्मान दे रही है, और इस सम्मान के साथ कह रही है कि उनको आगे भी हम हिस्सेदार। लेकिन मायावती जी को, लोगों को, उनके लोग भी खुद चिंतित हैं, वो सोचने पे पता नहीं क्यों मजबूर हो रही है। ठीक है, अब मैं ललित आपके पास आती हूँ कि ये राहुल बनाम मायावती की जो ये लड़ाई है, और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी जो इनका 2 दिन का दौरा है रायबरेली का, वहां पर पूरी एक तरीके से जो चुनावी ब्यूगल है वो बजाने गए हैं, क्योंकि अब 2027 में ज्यादा समय नहीं है। और जिस तरीके से उनके भाषण आ रहे हैं, जो इंटरैक्शंस हमने देखे हैं मायावती पर, वो कल भी बोले और आज मायावती ने जो जिस तरह से उनको रिस्पॉन्ड किया है, इस पूरी कवायद और जो लड़ाई दिख रही है आपको, ये किस बात की ये लड़ाई है? और इसमें वो तो मैं बाद में पूछूंगी अरुण जी से कि मायावती का भविष्य क्या लग रहा है, लेकिन इस पूरी राजनीतिक लड़ाई को देख के आपको क्या लगता है, किस तरह से आप इसे जज करते हैं? देखिए, आपने एकदम सही कहा कि यूपी का बजट देखिए, 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट पेश किया है, और उसके बाद अखिलेश यादव ने उस पर हमला भी किया, और शिवपाल यादव ने कहा कि यह बिग स्कैम है। अब बजट भी बिग स्कैम हो सकता है, इस पर आप विचार कर सकती हैं, सोच सकती हैं कि क्या ऐसा भी हो सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से अपनी बात रायबरेली में कही है, और वो दलित छात्र संवाद के बीच ही, मतलब कोई दलित एक नेता था जो है, छात्र भी था, और उसने तारीफ जब करनी शुरू की, तो उसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि देखो, ये बात सच है कि कांसीराम ने इसको, मतलब फाउंडिंग फादर थे, और मायावती ने काफी तरह उसको आगे बढ़ाने में मदद भी की,
और एक मुकाम पर भी लेके गई। लेकिन आज समय आ गया है, मौका आ गया है कि बीएसपी को ये सोचना चाहिए जो है। लेकिन बात इतनी सी नहीं है। आप ये देखिए कि 40 साल पहले अगर 1984 का दौर देखिए जो है, तो भारत की सियासत पर कांग्रेस का कब्जा था, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। और आप देखिए जो है कि बीएसपी का उभार भी धीरे 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 संघर्ष के माध्यम से धीरे धीरे बीएसपी उभार पे आ रही थी। और उस समय भी नारा यही लगता था कि मनुवाद और सामंतवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई है, और जो सूचना तंत्र है वो समाज के कुछ खास वर्गों तक ही सीमित है। तो स्वाभाविक है कि निशाने पर वो कांग्रेसी थी जो है। और चूंकि कांग्रेस सत्ता में थी तो निश्चित तौर पे मायावती के निशाने पे या कांशीराम के निशाने पे कांग्रेसी आती। और धीरे धीरे वो अपने समाज में इस बात को फैलाने में कामयाब हुई कि जो ये इंफॉर्मेशन पे जो कुछ लोगों ने कंट्रोल कर रखा है, जो मनुवाद है, सामंतवाद है, उसके जनक यही लोग हैं और यही लोग इस समय शासन सत्ता में बैठे हुए हैं। तो जरूरी है कि इनसे पीछा छुड़ाया जाए। और उसके बाद एक गोलबंदी हुई और उस गोलबंदी का फायदा हुआ कि वो सत्ता में भी आई। लेकिन आप देखिए कि मायावती सत्ता में अपने बलबूते पूर्ण समर्थन के साथ, वो साल होता है 2007 का, लेकिन आप देखिए कि बहुजन से लेकर के शिफ्टिंग भी हो रही है कि बहुजन से जब सर्वजन का नारा लगता है तो उसके बाद मायावती जो है 2007 में अपने बदौलत अपने बलबूते सरकार बनाती हैं यूपी जैसे सूबे में, जो देश का सबसे बड़ा राजनीतिक तौर पे संवेदनशील सूबा है। तो इसका अर्थ यह है कि 1984 से लेकर के 2007 के सफर में मायावती को भी ये बात समझ में आने लगी थी, या उनके थिंक टैंक लोग जो थे उनको भी ये बात समझ में आई कि केवल बहुजन की बात करके बात नहीं बन सकती, हमको सर्वजन पे जाना ही जाना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज होती है कि सर्वजन के जरिए वो सत्ता में आए, लेकिन अगर वो मन विचार भाव को आप इंटैक्ट नहीं रख पाएंगे तो निश्चित तौर पे खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और मायावती का जो सोचने का जो लहजा और तौर और तरीका था वो 1990 के दशक वाला था जो है। लेकिन अब समाज धीरे धीरे बदल रहा था, उनकी पार्टियों में जो लोग आ रहे थे वो अलग अलग विचारों के लोग आ रहे थे। तो स्वाभाविक है कि अगर उन विचारों को आप एकोमोडेट नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पे आपके प्रदर्शन में क्षरण होगा। और वो आप देखिए कि 2012 से लेकर के पार्टी का क्षरण ही होता गया है। और आज जो है 9% लोकसभा के इलेक्शन 9% केवल वोट शेयर है, सीट तो 0 है। तो बिल्कुल बिल्कुल कांग्रेस के सामने भी है कि मायावती को यह लगता है कि कांग्रेस के साथ जाने का मतलब है कि हम अपने वोट बैंक को, होता है ना कि एक समंदर में अपने आप को विलीन कर देना। तो निश्चित तौर पे क्या है कि ठीक है हमारा वोट शेयर 5% का रहे, 8% का रहे, लेकिन फिर भी मेरी एक एंटिटी बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं फेयर फैक्टर है। और दूसरी बात है कि आप ये देखिए कि मायावती को जो चैलेंज कांग्रेस से या समाजवादी पार्टी से ज्यादा कहीं जो है आप देखिए वो चंद्रशेखर आजाद से मिला हुआ है। आप देखिए कि एक मतलब जो बीएसपी पूरी मतलब मूवमेंट का वो थी जो है लीडरशिप कर रही थी। और आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला, मैं अरुण खोटे के पास जाती हूँ क्योंकि समय थोड़ा सा कम है। अरुण जी, लेकिन ये जो मायावती को कंपटीशन मिल रहा है चंद्रशेखर आजाद जैसी पार्टियों के द्वारा, और भी कई दलित मूवमेंट्स पैरेलल खड़े हो रहे हैं, क्या मायावती की चुनौती ये भी बन गए हैं? और ऐसे में मायावती का भविष्य क्या होगा? थोड़ा संक्षेप में बोलेंगे सर जी। नहीं, पहली बात तो देखिए चंद्रशेखर का एक उभार है और एक जो वैक्यूम बना हुआ है उस पे जो भी दलित वर्ग के लोग हैं वो एक अल्टरनेट की तलाश में भी हैं। अभी मैं नहीं मानता हूं कि चंद्रशेखर वो विकल्प बन गए हैं या उस विकल्प की दिशा में भी जा रहे हैं। ये एक समय होता है कि कोई अचानक से सामने आता है, किसी जैसे बसपा, मायावती चूंकि एक्टिव नहीं है, कांग्रेस में उस तरह से कोई स्पेस नहीं बन रहा है, तो जो दलितों के अंदर जो छटपटाहट है और उसका खासतौर पे जो युवा वर्ग है उसको भी एक लीडरशिप चाहिए। और जिस तरह से बीजेपी ने पूरा चकाचौंध कर दिया है पूरी की पूरी चुनावी राजनीति को, उसमें उसी पैटर्न को, उसी फ्रेमवर्क को चंद्रशेखर भी यूज कर रहे हैं, जिसके चलते उनके पीछे युवाओं का एक पूरा समूह है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन राजनीतिक तौर पर यदि आप समुदायों के बीच में जाए, मैं तो बहुत जाता रहता हूं, तमाम सारे लोगों से मेरी सुबह शाम बातचीत होती है, मुझे नहीं लगता कि वो उतना प्रभावशाली होगा। जो उनका खुद का क्षेत्र है सहारनपुर और उसके आसपास का, वहां पे वो निश्चित तौर पे कुछ प्रभाव डाल सकते हैं। लेकिन आप ये सोचें कि पूरे यूपी में या पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में वो कोई प्रभावकारी भूमिका निभा सकते हैं, मैं इस पे नहीं मानता हूं, क्योंकि अभी तक वो भी कोई बड़ा एक अपना मुद्दा लेकर के नहीं आ पाए हैं और दलितों के ओवरऑल के बारे में लेके उनका एक ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव क्या है वो उसको भी नहीं लेके आ पाए हैं। अब काफी समय भी हो गया है, ऐसी कोई चीज वो नहीं ला पाए। और दूसरा, वो भी एक व्यक्तिवादी राजनीति को ही कर रहे हैं,
तो मुझे नहीं लगता कि अगर वो आगे बढ़ते हैं तो उससे दलितों को बहुत फायदा हो जाएगा, और मैं मानता भी नहीं हूं कि वो उससे आगे बढ़ पाएंगे। जहां तक बिल्कुल। मायावती का वैक्यूम है, उस पे एक बात क्या है, अभी तक दलितों को कोई अल्टरनेट नहीं मिल रहा है। भले कांग्रेस में, मतलब आप ऐसे देखिए, संजीव जी शायद इस पे ध्यान भी दें कि राहुल जितना कुछ कर रहे हैं, उसके जो आउटकम निकल रहे हैं, उसका इस्तेमाल यूपी कांग्रेस नहीं कर पा रही। यूपी में अभी तक कुछ भी ऐसा, यूपी कांग्रेस में ऐसा कुछ नहीं निकल के दिख पाया जहां ये लगे कि कांग्रेस, यूपी कांग्रेस, मतलब कांग्रेस का यूपी का हिस्सा जो है वो वाकई मायावती का अल्टरनेट बनने के लिए कुछ काम कर रहा है। अगर अगर कुछ उस दिशा में काम होता, देखिए एक चीज ये है कि मायावती के ऊपर दबाव बनाना है तो कांग्रेस के अंदर एक मजबूत दलित लीडरशिप निकल के आए, तो उस हालत में मायावती इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो सकती हैं। या फिर आप जी। रणनीतिक तरीके से उनसे बातचीत करें। इस तरह से ओपनली आपने कह दिया, उन्होंने सुन लिया, उन्होंने जवाब दे दिया, ये कोई बहुत, इसका कोई यूज नहीं है। मैं नहीं समझता इसका कोई बहुत बड़ा उपयोग, फर्क पड़ेगा। ओके, ओके संजीव जी, बहुत संक्षेप में अंत में क्या कहेंगे सर? बहुत संक्षेप में, बहुत संक्षेप में। नहीं, बिल्कुल इस बात पे मैं अमल भी करता हूं कि यूपी कांग्रेस आज जो संगठनिक मजबूती के दौर से गुजर रही है, उसमें निश्चित है कि जो हमारी पिछली राष्ट्रीय अधिवेशन छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुआ था, उस अधिवेशन में चीजों को तय किया गया, संगठन में हम दलित, शोषित, वंचित और अल्पसंख्यक वर्ग की भागीदारी को सुनिश्चित करेंगे। अभी हमारे जो राज्य के प्रभारियों की सूची आई है, इसमें हमारे पूर्व प्रदेश से लल्लू जी को उड़ीसा का प्रभारी बनाया गया, ऐसे तमाम लोग, तो वो एक एक उस विचारधारा की तरफ बढ़ते कदम है। और आप जल्दी ही उत्तर प्रदेश में जो संगठन हमारा भंग चल रहा है, उस संगठन में आप जिलेवार इन चीजों को भी देखेंगे, वो तवज्जो दी जा रही है। अब जो दूसरी बात है कि मायावती जी का जो एक आभा मंडल था दलितों पे, वो चीज लगातार, अगर मायावती जी, मैं कह रहा हूं कि ठीक है, राजनीति में या किसी क्षेत्र में उम्र भी एक चीज होती है, लेकिन अगर एक वैचारिक शक्ति से कोई बना नेता होता है तो उसके विचार ही पर्याप्त होते हैं। आज जैसे हम मानते हैं कि सोनिया गांधी जी हमारी नेता और प्रणेता दोनों, आज जैसे हमारे कार्यक्रम हो रहे हैं, जय बापू, जय भीम, जय संविधान को लेकर के, खड़गे साहब जी उम्र किस पड़ाव पे हैं, लेकिन उनकी सक्रियता भी देखिए, उनकी भाषा भी देखिए, उनके जब वक्तव्य देखिए, तो उससे अपना कार्यकर्ता मोटिवेट होता है। मायावती जी कहीं भी इस तरह की मोटिवेशन की स्पीच उनकी कहीं नहीं चल रही है। राहुल जी इस बात को कह रहे हैं कि चुनाव तो फिर बाद में होगा, हम जो हमारा जो जो दलित, शोषित, वंचित वर्ग है, जो खंडित होता रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के चकाचौंध की राजनीति में जो बिक रहे हैं लोग और जाकर के उनको तोड़ने का काम कर रहे हैं, और मैं इस चीज को कतई दूर के नहीं कहना चाहता, चंद्रशेखर रावण भी आज नहीं कल नीलू जी उसी का एक अंग दिखाई कल दिखेंगे। बिल्कुल सही कहा अरुण जी ने कि ऐसी कोई विचारधारा नहीं है। बिल्कुल दलितों में जो नौजवान पीढ़ी है वो एक नायक खोज रही है, लेकिन उस नायक के पीछे विचारधारा क्या है, कितनी दूर तक चलेंगे, तो ऐसा मुझे नहीं दिखता है कि चंद्रशेखर रावण वो नायक बनने वाले हैं। और मैं इस बात को भी कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस में जो नया संगठन बनकर के निर्माण करके आएगा, जिस तरह से सोच चल रही है, राहुल जी चूंकि उत्तर प्रदेश में रायबरेली से हम सबका सौभाग्य है या सांसद हैं और अन्य राज्यों की अपेक्षा लगातार उनके दौरे ज्यादा इधर हुए हैं, तो वो चीजें संगठन में जा रही हैं। और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से रायपुर के अधिवेशन में जो चीजें तय हुई हैं, लगातार राहुल जी, माननीय खड़गे जी जिस बात को उठा रहे हैं, उत्तर प्रदेश संगठन में जब दलितों की भागीदारी अब मजबूती से मिलने जा रही है, निश्चित है कि एक संदेश देने का काम जरूर होगा। मायावती जी हो सकता है भाई 4-4 टर्म की हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रही, बड़ी नेता रही, हो सकता है उनकी विचारधारा पर, उनको विचारधारा तो नहीं कहूंगा, उनकी सोच पे कुछ असर पड़े, क्योंकि कई बार हमने देखा पिछले चुनाव में कि समाजवादी पार्टी को हराने के लिए मायावती जी ने यहां तक कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी को जितवा दो। ऐसे एमएलसी के चुनाव में ऐसी चीजें दिखने को मिली, तो उनका कार्यकर्ता कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर रखता है कि कांग्रेस में कम से कम ये चीजें नहीं है। और कांग्रेस जिस तरह से राहुल गांधी जी लगातार खड़गे जिस तरह के और हमारे कार्यक्रम जिस तरह से चल रहे हैं, ये कार्यक्रम तो वस्तुतः आज दलितों की जो स्थिति है उसको लेकर के तो बसपा को चलाना चाहिए था, वो नहीं हो रहा है। तो आने वाले समय हम बी होपफुल कि एक अच्छा संगठन हमारा निर्माण होगा। निश्चित है कि अरुण जी की बात सहमत हूं और आपके तमाम लोग परिचित हैं सर, हम इस बात को भी चिंता रखते हैं और कहते भी हैं कि जब तक ये भागीदारी आप सुनिश्चित नहीं करेंगे, उत्तर प्रदेश में निश्चित है कि वो मजबूती दलित संवर्ग में कांग्रेस नहीं बना पाएगी।
अब देखना होगा कि क्या कुछ होता है। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, ललित जी, अरुण जी, संजीव जी। और फेडरल इंग्लिश पर भी इसी कार्यक्रम को हम अभी आगे जारी रखेंगे। आप फेडरल इंग्लिश के साथ बने रहिएगा। आप तीनों का एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।